द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण मसौदे पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। एक ऐसा मसौदा जो हमारी सड़कों पर व्यवस्था लाने का वादा तो करता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे कानूनी और आप कह सकते हैं संवैधानिक अधिकारों की नींव पर कुछ गंभीर सवाल भी खड़े करता है। जी, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मोटरयान संशोधन नियमावली 2025 के मसौदे की, जिसे हाल ही में 29 सितंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, इसने आते ही चिंता की एक लहर सी पैदा कर दी है। खासकर ट्रांसपोर्टरों के बीच तो काफ़ी हलचल है। और हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार भी वही है। इंटरस्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एक विस्तृत विरोध पत्र भेजा है, जिसमें इन प्रस्तावित नियमों की काफ़ी तीखी आलोचना की गई है और गंभीर कानूनी आपत्तियां भी उठाई गई हैं। तो आज हमारे विमर्श का केंद्र बिंदु या कह ले मुख्य सवाल यही है, क्या ये जो प्रस्तावित संशोधन है ये यातायात नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और व्यवस्था को सुचारू बनाने का एक व्यावहारिक तरीका है, या फिर ये कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों और जो प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांत हैं उनका अनुचित रूप से उल्लंघन तो नहीं करते? देखिए, मैं आज ये पक्ष रखूंगी कि इन संशोधनों के पीछे का जो इरादा है, यानी व्यवस्था में दक्षता लाना, उसे आधुनिक बनाना, वो महत्वपूर्ण है। हालांकि हाँ, इसके कार्यान्वयन में जो जोखिम है उन पर गहरी नजर रखनी ही होगी। और मेरा तर्क इसके विपरीत ये रहेगा कि इरादा चाहे जो भी हो, नेक ही क्यों ना हो, ये संशोधन अपने मौजूदा स्वरूप में, जैसा कि उस विरोध पत्र में भी विस्तार से बताया गया है, हमारे संवैधानिक ताने बाने और मौलिक अधिकारों पर एक अस्वीकार्य चोट है। ये एक तरह से दक्षता के नाम पर न्याय के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी अनदेखी करते नजर आते हैं। देखिए, हमें शायद जमीनी हकीकत से शुरुआत करनी होगी। आज अगर हम देखें तो हमारी जो यातायात नियम प्रवर्तन प्रणाली है वो कई चुनौतियों से जूझ रही है। लाखों चालान विवादों में फंसे हैं, मामले सालों तक खिंचते चले जाते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है कि नियम तोड़ने वालों को अक्सर कोई डर ही नहीं रहता। व्यवस्था की ये जो धीमी गति है ये अपने आप में एक अन्याय भी है, जिससे हजारों शायद लाखों मामले सालों तक अटके रहते हैं। अब इसी संदर्भ में प्रस्तावित नियम 167 में स्वतः स्वीकृति यानी डीम्ड एक्सेप्शन का प्रावधान आता है। शायद इसका मकसद यही है कि लोगों को समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य किया जाए, ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। कि भाई अगर 45 दिन में कोई जवाब नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि उल्लंघन स्वीकार है। इससे शायद लंबित मामलों का बोझ कुछ कम हो सकता है। हाँ, यहीं पर मेरी पहली और शायद सबसे गंभीर आपत्ति है। ये जो स्वतः स्वीकृति का सिद्धांत है, ये तो प्राकृतिक न्याय के उस मूलभूत स्तंभ का सीधा सीधा उल्लंघन है जिसे हम ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहते हैं, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने मानेका गांधी बनाम भारत संघ के अपने ऐतिहासिक मामले में और उसके बाद भी कई बार ये दोहराया है कि कोई भी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करती है वो उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और तर्कसंगत होनी चाहिए। अब आप बताइए, सिर्फ 45 दिनों तक प्रतिक्रिया न दे पाने को अपराध की स्वीकृति मान लेना, ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है? जरा सोचिए, कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, शहर से बाहर हो सकता है, या उसे तकनीकी खराबी या डाक की देरी की वजह से वो नोटिस मिला ही ना हो। क्या उसे बिना सुने ही दोषी मान लिया जाएगा? ये प्रावधान तो प्रभावी रूप से बिना सुने सजा देने का रास्ता खोलता है। ये दक्षता नहीं है, माफ कीजिएगा, ये अन्याय का एक शॉर्टकट है। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि ऑडी अल्टरमम पार्टम का सिद्धांत सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शायद जैसा आप कह रहे हैं, इस नियम के क्रियान्वयन में मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत है, जैसे कि नोटिस की तामील को पुख्ता करना और असाधारण परिस्थितियों में छूट का प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन आप व्यवस्था की जड़ता को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर लोग नोटिसों को लगातार अनदेखा करते रहेंगे तो क्या न्याय व्यवस्था एक तरह से ठप नहीं हो जाएगी? अब देखिए, इसी से जुड़ा एक और विवादास्पद मुद्दा है अपील करने के लिए चालान राशि का 50% पहले जमा करने की शर्त। शायद इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर अपीलें ही दायर हों और व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो। मैं इस तर्क को, माफ कीजिएगा, सिरे से खारिज करता हूं। ये शर्त न्याय को एक तरह की लग्जरी बना रही है, जिसे केवल वही वहन कर सकता है जो पहले से ही जुर्माना भरने में सक्षम हो, भले ही वो बाद में निर्दोष ही क्यों न साबित हो जाए।
ये मान लेना कि अपील करने वाला व्यक्ति तब तक दोषी है जब तक वह अपनी बेगुनाही साबित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इतनी भारी रकम जमा न कर दे, ये तो प्राकृतिक न्याय और निर्दोषिता की धारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। जैसा कि विरोध पत्र में भी बिल्कुल सही सवाल उठाया गया है, क्या वाहन चालक कोई सरकारी देनदार है जिससे कोई बकाया वसूला जा रहा है? जरा सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जिसके लिए 500 रुपए का चालान भी एक बड़ी रकम है, क्या वो अपील करने के लिए पहले 250 रुपए जमा कर पाएगा या फिर वो अन्याय सहने पर मजबूर हो जाएगा? ये तो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और आइशर मोटर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ जैसे कई मामलों में ये साफ किया है कि न्याय पाने के अधिकार पर ऐसी कठोर पूर्व जमा शर्तें लगाना असंवैधानिक है। ये तो गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों को न्याय के दरवाजे से ही लौटा देने जैसा है। आपने जो ये आर्थिक असमानता वाला मुद्दा उठाया है वो निस्संदेह बेहद गंभीर है और ये सच है कि न्याय तक पहुंच किसी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद इस शर्त के पीछे का इरादा नेक हो सकता है कि भाई तुच्छ अपीलों को रोकना है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो भेदभावपूर्ण हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार की ज़रूरत है, या कम से कम जैसा आप इशारा कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए छूट का कोई स्पष्ट प्रावधान तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम दक्षता की बात पर वापस आएं, तो क्या लाइसेंस या पंजीकरण को अस्थायी रूप से नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड घोषित करने का प्रावधान, मतलब उस पर लेन देन या नवीनीकरण पर रोक लगा देना, क्या ये नियम उल्लंघनकर्ताओं पर अंकुश लगाने का एक त्वरित प्रशासनिक उपाय नहीं हो सकता? इसे त्वरित प्रशासनिक उपाय कहना मेरे विचार में शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को खतरनाक रूप से कमजोर करना है। देखिए, किसी के लाइसेंस या पंजीकरण पर रोक लगाना, खासकर अगर वो व्यक्ति एक ट्रांसपोर्टर है जिसकी पूरी आजीविका ही उसी पर निर्भर करती है, तो ये एक दंडात्मक कार्रवाई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और दंड देने का कार्य मूलतः न्यायपालिका का है। प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी न्यायिक समीक्षा या सुनवाई के अवसर के ऐसी दंडात्मक शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ये तो सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीड जीवन और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। AIR 1959 SC 1376 का जो निर्णय है वो हमें याद दिलाता है कि जब भी कोई प्रशासनिक या वैधानिक प्राधिकरण नागरिकों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई निर्णय लेता है, तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सुनवाई का अवसर देना भी शामिल है। ये प्रावधान तो बिना सुनवाई के सजा देने जैसा है, जो एक तरह से प्रशासनिक तानाशाही का रास्ता खोल सकता है। हाँ, आपने शक्तियों के पृथक्करण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के बीच एक नाजुक संतुलन साधना, ये वाकई बेहद जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों का हनन न करें। इसी कड़ी में आपके द्वारा उठाया गया वो चौथा मुद्दा भी अहम हो जाता है, पारदर्शिता, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में स्पष्टता का जो अभाव है। हाँ, और ये बेहद चिंताजनक है। आप देखिए, मसौदा नियम ये तो बताते हैं कि चालान का विरोध किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बताते कि इस विरोध का निपटारा कितने समय में होगा। राजवीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाइयों में समयबद्धता के महत्व पर कितना जोर दिया था। न्याय में देरी, हम सब जानते हैं, अन्याय है। ये कहावत यहाँ भी पूरी तरह लागू होती है। इसी तरह अपील कहाँ की जाएगी, किस प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर नियम पूरी तरह से चुप हैं। प्रभावी कानूनी उपचार का अधिकार तब तक तो अर्थहीन है जब तक नागरिक को ये पता ही न हो कि उसे न्याय के लिए जाना कहाँ है और कैसे जाना है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल जैसे मामले भी ये स्पष्ट करते हैं कि उपचार का अधिकार सार्थक होना चाहिए, सिर्फ नाम का नहीं। और अंत में ये जो प्रस्तावित ई-चालान प्रणाली है, देखिए, तकनीकता उपयोग स्वागत योग्य है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर ये प्रणाली अपारदर्शी है और इसकी कोई स्वतंत्र निगरानी का तंत्र नहीं है, तो इसमें मनमानी और भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश बनी रहती है।
मानेका गांधी मामले में जो जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत रेखांकित किए गए थे, वो यहाँ भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पारदर्शिता, स्पष्ट समय सीमा और अपील के लिए एक सुपरिभाषित सुलभ प्रक्रिया ये किसी भी निष्पक्ष कानूनी प्रणाली की रीढ़ हैं। इन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। हो सकता है, जैसा कि कभी कभी होता है, कि ये विवरण कार्यान्वयन के स्तर पर स्पष्ट किए जाने हों, लेकिन मसौदे में इनका उल्लेख न होना ये निश्चित रूप से एक बड़ी कमी है। अगर इरादा प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी है, तो ये सरलीकरण नागरिकों के अधिकारों की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए। इन मूलभूत सुरक्षा उपायों के बिना कोई भी व्यवस्था निष्पक्ष नहीं कहला सकती। बिल्कुल, इन चिंताओं को निश्चित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक और पहलू है जिसका जिक्र करना जरूरी है, नियम 2125, जो कहता है कि 5 चालान होने पर किसी व्यक्ति को अभ्यस्त अपराधी यानी हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। ये भी बिना किसी उचित न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई के किसी व्यक्ति पर एक गंभीर ठप्पा लगाने जैसा है, जिसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। क्या केवल चालानों की संख्या किसी को अपराधी घोषित करने का पर्याप्त आधार हो सकती है, खासकर तब जब उन चालानों की वैधता पर ही सवाल खड़े हों या उनका निपटारा न हुआ हो? हाँ, ये भी एक बहुत वैध चिंता है। अभ्यस्त अपराधी का लेबल अपने आप में बहुत गंभीर निहितार्थ रखता है, और इसे लागू करने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत सावधानीपूर्वक और न्यायिक जांच के अधीन होनी चाहिए, न कि केवल एक प्रशासनिक गणना के आधार पर। यह सचमुच दिखाता है कि नियमों के हर पहलू पर कितनी गहराई से विचार करने की जरूरत है। तो संक्षेप में कहूं तो इन प्रस्तावित नियमों का जो पूरा ढांचा है वही समस्याग्रस्त लगता है। स्वतः स्वीकृति सुनवाई के अधिकार को छीनती है। 50% पूर्व जमा शर्त न्याय को एक तरह से अमीरों तक सीमित करती है। नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड वाला प्रावधान बिना न्यायिक प्रक्रिया के दंड देता है। अभ्यस्त अपराधी घोषित करना मनमाना लगता है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता का भयानक अभाव है। ये दक्षता नहीं है, माफ कीजिएगा, ये सीधे सीधे अधिकारों का हनन है। तो इस विचार विमर्श के समापन पर आते हुए मैं ये कहूंगी कि यातायात नियमों का प्रभावी प्रवर्तन और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाना ये निस्संदेह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मौजूदा व्यवस्था की जो अक्षमता है वो एक वास्तविक समस्या है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, और ये प्रस्तावित नियम शायद उसी दिशा में एक कदम उठाने का प्रयास हैं। आधुनिकीकरण और तकनीक का लाभ उठाने की कोशिश है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि जैसा कि इंटरस्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के विरोध पत्र ने बहुत सशक्त रूप से उजागर किया है और हमारी आज की बातचीत में भी ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, सुनवाई के मौलिक अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण और विशेष रूप से समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए न्याय तक समान पहुंच के संबंध में जो चिंताएं उठाई गई हैं वे अत्यधिक गंभीर और पूरी तरह से वैध हैं। मेरा निष्कर्ष तो बिल्कुल स्पष्ट है। यह मसौदा अपने वर्तमान स्वरूप में भारत के संविधान और विधि के शासन द्वारा स्थापित जो बुनियादी कानूनी सिद्धांत हैं उन पर एक गंभीर प्रहार है। दक्षता, सरलीकरण और आधुनिकीकरण ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, आकर्षक नारे हैं, लेकिन इनके पीछे हम न्याय, निष्पक्षता, समानता और सुनवाई के अधिकार जैसे उन मूलभूत स्तंभों की बलि नहीं दे सकते जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है। मानेका गांधी, अनंत मिल्स, आयशर मोटर्स, राजवीर सिंह और अन्य अनेक न्यायिक निर्णय हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और न्याय तक पहुंच ये गैर समझौता योग्य सिद्धांत हैं। ये स्वतः स्वीकृति, अपील के लिए पूर्व जमा शर्त, बिना न्यायिक समीक्षा के प्रशासनिक दंड और पारदर्शिता व समय सीमा का अभाव, ये सभी प्रावधान गहरी चिंता का विषय है और इन पर व्यापक पुनर्विचार की तत्काल आवश्यकता है, सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक बदलावों की नहीं। हाँ, आज की हमारी चर्चा ने निश्चित रूप से यह दर्शाया है कि केंद्रीय मोटरयान संशोधन नियमावली 2025 के मसौदे के जो प्रभाव हैं वो बहुआयामी हैं और काफ़ी जटिल भी हैं। स्रोत सामग्री यानी वो विरोध पत्र, उसने बेहद महत्वपूर्ण कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक प्रश्न उठाए हैं जिन पर बहुत गंभीरता से विचार होना ही चाहिए। बिल्कुल, दक्षता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये संतुलन कभी भी मौलिक अधिकारों की कीमत पर नहीं साधा जा सकता।
इन प्रस्तावित नियमों के जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उन्हें पूरी तरह समझने के लिए इस मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना और सभी हितधारकों, खासकर आम नागरिकों और ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम निर्णय लेने से पहले इन सभी तर्कों, चिंताओं और जो कानूनी मिसालें हमने डिस्कस की, उन पर गहराई से विचार किया जाना अनिवार्य है। और हाँ, इस विषय पर निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ जानने और समझने के लिए स्रोत सामग्री और संबंधित कानूनी सिद्धांतों का और गहन अध्ययन किया जा सकता है।